अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं एजाज नज़ीर क्लास 10th का जो हमारा हिस्ट्री इसी का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 5th, दैट इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एंड इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7th, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक डिबेट्स। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक डिबेट्स हमें एक्चुअल में बात करनी है 19th सेंचुरी की, क्योंकि 19th सेंचुरी को अगर हम देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से इट वाज एज ऑफ चेंज इन इंडिया। No doubt, India was under the occupation of colonial power, and in 19th century they become the political masters. As we know that जब पहले आए थे वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स, वो खाली ट्रेड करने के लिए आए थे, बट स्लो एंड स्टडी विद द passage ऑफ टाइम दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन, जो यहाँ के किंग्स थे, जो यहाँ के बाकी रूलर्स थे। आफ्टर दैट दे snatch their power and become the political masters of India. एंड अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब खुद यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर निकालना स्टार्ट किया। एंड जो यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स थे इंडिया के, वो डायरेक्टली अंडर किनके आए, वो ब्रिटिशर्स के अंडर। एंड जो 19th सेंचुरी था, 19th सेंचुरी में एक खौफ सा लगा यहाँ पे, एक डिबेट से उठे बहुत सी जो चीज़ों को लेके, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी थी ये बॉन्डेड थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, कुछ रिवाज ऐसे भी थे, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी थे जिन्होंने खाली एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो लोग थे वो इंजॉय कर रहे थे। इंडियन सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। एंड जो यहाँ की बाकी लोग थे वो नहीं कर रहे थे इंजॉय। अगर हम बात करेंगे रिलीजन की, रिलीजन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब रिलीजन को लेके यहाँ पे क्या उठने लगे, बहस उठने लगे, मतलब बातें, डिबेट्स, मतलब बातें चलने लगी रिलीजन को लेके। एक ग्रुप था इंडिया का ही, जिनका मानना था कि जो वेस्ट वाले हैं या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंटरफियर कर रहे हैं जो रिलीजियस अफेयर्स है इंडिया के, वो इसमें एक इंटरवेंशन कर रहे हैं। और वो इसमें क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो अपनी जो क्रिश्चियन, जो उनका क्रिश्चियनिटी था या जो उनका अपना मज़हब है उसको वो मिंगल कर रहे हैं इंडिया के जो जो रिलीजन है उसके साथ। एंड और एक ग्रुप था, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट जो ये वेस्टर्नाइजेशन है, इनके साथ एक आइडियोलॉजी आई यहाँ पे, दैट वेरी आइडियोलॉजी वाज कॉल्ड एज लिबरल आइडियोलॉजी। एंड उस लिबरल आइडियोलॉजी में क्या था कि हर एक इंजॉय कर रहा था इंडिया में। अगर हम देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कस्टमर्स थे यहाँ के, जो यहाँ के कस्टमर्स थे, जो यहाँ के ट्रेडिशंस थे, उनको लेके अब डर लगा। 19th सेंचुरी में उन चीज़ों को लेके डर लगा, जो यहाँ का एक रिलीजियस सेक्ट था, या हम ये कहेंगे कि जो यहाँ के जो ब्राह्मणस थे इंडिया के, उनको एक डर सा लगा कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे, वो अब इंटरफियर करेंगे जो हमारे बाकी मैटर, रिलीजियस मैटर्स हैं या बाकी बाकी चीज़ें हैं। लेकिन इसी के सेकंड साइड में इंडिया में ही कुछ लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जो सपोर्ट कर रहे थे कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सपोर्ट कर रहे थे। एंड उन्होंने खुद की मदद, उन्होंने खुद की मदद इन जो वेस्टर्न जो मतलब लोग थे जो यहाँ पे आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके साथ जो ऑफिशियल्स थे, जो यहाँ इनकी अथॉरिटी थी, उन्होंने उनको क्या किया, स्टार्ट किया एक बूस्ट करना। दैट मीन्स कि जो इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अब इनको सपोर्ट मिलने लगा, कि इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको अब एक सपोर्ट मिलने लगा इंडिया के विद इन द बाउंड्रीज में ही। अब इश्यूज क्या-क्या थे इनके पास? अगर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन इश्यूज जो डिबेट अब उठे, पहला था कि विडो एमुलेशन, जो विडोज़ थी यहाँ की। अगर हम देखेंगे थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो विडोज़ थी इंडिया की, दे वर ट्रीटेड ब्रूटली इन इंडियन सोसाइटी, दे वर ट्रीटेड ब्रूटली इन इंडियन सोसाइटी। जब उनका हस्बैंड मरता था, कुछ को कहते थे कि आप एक प्रथा थी इनकी, दैट वाज़ कॉल्ड एज़ सती प्रथा। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा अबाउट दिस वेरी सती सिस्टम, ये स्टार्ट हुआ था 510 एडी में। कब हुआ था स्टार्ट बेटा? 510 एडी में। ईरान में पहली बार हमें एविडेंस मिलती है, ईरान एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे हमें एविडेंस मिलती है रिगार्डिंग दिस। एंड इट वाज़ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एक एम्पायर थी इनकी, उसका नाम था गुप्ता एम्पायर।
गुप्ता एम्पायर के टाइम में पहली बार हमें एक एविडेंस मिला किसका, जो सती सिस्टम था उसका। अब इसके साथ देखो, अब अगर कोई औरत खुद को जलाती थी तो वो अपने आप को वहाँ खत्म, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसी फिर मतलब रहती थी जो विडोज थी, उनके साथ टोटली नेगेटिव सलूक किया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज बर्डन एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंजॉय सर्टन काइंड ऑफ प्रिविलेजेस, दे जो वुमेन थी उसको टोटली एलिमिनेट किया जाता था। बहुत सी जो हैप्पीनेसेस थी या बहुत से जो फेस्टिवल्स थे, बहुत से जो ओकेजन्स थे, they were not supposed to be part in all that occasions or in all that festivals. अब इसको लेके यहाँ पे क्या उठने लगे, डेबिट्स उठने लगे, बातें उठने लगी कि जो इनके साथ ये सलूक हो रहा है ये ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि वन गॉड बिलीफ, अगर हम देखेंगे कि जो मुस्लिम्स का रिलीजन है इसमें तो पता ही आपको है, लेकिन जो हिंदुइज्म था इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इनके पास मतलब प्रेजेंट में हम देखेंगे देयर वेर 35 मिलियन गॉड्स, देयर वेर 35 मिलियन गॉड्स इनको है। अब इनमें एक कन्फ्लिक्ट उठा कि हमें खाली एक गॉड पे बिलीव करना है, हमें खाली एक ही गॉड पे बिलीव करना है और हमें खाली अगर हम वर्शिप भी करेंगे वो भी हम किसकी करेंगे, एक ही गॉड की करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोथिज्म। तीसरी बात, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, कि जो ब्राह्मण्स है वही क्या बन सकते हैं, प्रीस्ट, वही प्रीस्ट बन सकते हैं, वही मंदिर में जा सकते हैं, वही वेदास पढ़ सकते हैं, वही संस्कृत पढ़ सकते हैं, वही जो बाकी रिलीजियस या होली बुक्स है हिंदूज की उनको पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को लेके बहस उठना स्टार्ट हो गई, मतलब ये मेन 3 चीज़ें थी जिन पे सबसे पहले क्या उठा 19th सेंचुरी में, ये मतलब बहस उठा, जिनमें डिबेट्स पहले उठे सबसे पहले। अब इसके बाद क्या हुआ, जो जो प्रिंट था, प्रिंट ने हेल्प किया उन लोगों को जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इंडियन इंटेलेक्चुअल जो थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, जो ये इवल्स थे, जो इवल प्रैक्टिसेस हो रही थी इंडियन सोसाइटी में, यहाँ पे कोई ग्रुप था, उनमें ही इंडियन इंटेलेक्चुअल, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो अपने जो आइडियाज थे वो उनको एक्सप्रेस कर रहे थे प्रिंट की जो माध्यम से, प्रिंट की मदद से वो उनको क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। अब जो प्रिंट ने क्या किया, इस प्रिंट ने ये मदद किया कि जो ये सारे डिबेट्स है, जो ये सारी मतलब ये कंट्रोवर्सीज है, ये पहुंची वाइडर पब्लिक्स तक, ये पहुंची, ये दूर दूर एरियाज तक पहुंचे, फार फ्लंग एरियाज तक पहुंचे, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट और विद द हेल्प दिस जो मतलब पब्लिकेशंस हुई तब उस टाइम, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे बाकी पम्पलेट्स हो, चाहे जो बाकी बुक्स हो, उनकी बदौलत से जो ये इश्यूज थे, जो ये डिबेट्स थे, ये फार फ्लंग एरियाज तक पहुंचे, ये फार फ्लंग एरियाज तक पहुंचे। तो अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो इंसान था उसका नाम था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ये बंगाल का था ये, एंड ही बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली से खुद ये बिलोंग करता था। मगर इसने आवाज उठाई अगेंस्ट दीज जो विडोज के साथ ऑपरेशन हो रहा था, जो मोनोथिज्म को लेके बात चल रही थी। तो ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले ये कहा कि जो विडोज की सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड, वो ठीक नहीं है। अगर मैं आपको और एक बात बताता चलूँ कि इसने क्या किया, इसने एक पेपर मतलब प्रिंट किया, उस पेपर का नाम क्या था, संबत कमोडी। ये बात आप याद रखना, ये एग्जाम में आ सकते हैं ये टर्म्स। संबत कमोडी इसका पेपर था राजा राम मोहन राय का, और इसमें इसने क्या किया, हाईलाइट किया, इस पेपर में इसने हाईलाइट किए सच इश्यूज। और इसके अलावा जो संबत कमोडी था, ये पेपर इसने कब मतलब प्रिंट किया था, 1821 एडी में। इसके अलावा इसने और एक पेपर बनाया था, मिरातुल अकबरी उसका नाम था, मिरातुल अकबरी उस पेपर का नाम था। और 2 पेपर मतलब प्रिंट हुए 1822 में, एक का नाम था जामा जहांनामा और एक का नाम था शमसुल अकबर।
शम्सुल अकबर, ये वो पेपर थे, इन्होंने इन इश्यूज़ को हाइलाइट किया, जो यहाँ पे मतलब ज़ुल्म हो रहा था, जो यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही थी, इंडियन जो सोसाइटी थी, उन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से बाहर आने के लिए इस इंसान ने आवाज़ उठाई, राजा राम मोहन रॉय ने। एंड राजा राम मोहन रॉय वाज़ द ऑल्सो, ये वही इंसान था जिसने 1829 ईडी में जो सती सिस्टम था उसको इसने टोटली बैन करवाया विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने कहा कि 1829 ईडी में राजा राम मोहन रॉय ने विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक इसने क्या किया, जो सती सिस्टम था उसको इसने यहाँ पे टोटली ख़त्म किया। एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट इनलाइटनेड मैन ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन रॉय जो था इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इनलाइटनेड मैन ऑफ इंडिया। अब इसके अलावा जो इसने पेपर ये प्रिंट किए, जिन पेपर्स में ये अगेंस्ट जा रहे थे किनको, ब्राह्मण्स के। अब हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो था, जो हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने एक पेपर प्रिंट किया इसको अपोज करने के लिए। इसको अपोज करने के लिए उन्होंने एक पेपर प्रिंट किया। एंड उस जो मतलब पेपर था उसका नाम क्या था, समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका जो पेपर था ये अपोजिट था किसको, राजा राम मोहन रॉय की जो आइडियोलॉजी थी उस सबको क्या था, ये अपोजिट था। अब इतना ही नहीं, ये कन्फाइंड था अबाउट हिंदूज। अब अगर हम बात करेंगे जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो मुस्लिम उलिमास थे, जो मुस्लिम स्कॉलर्स या मुस्लिम उलिमा जो थे, उनको भी डर था। उनको भी डर था किस चीज़ का, कि जो ये नॉर्थ इंडिया में हो रहा है अंडर दिस जो मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, इस चीज़ को लेके उन्हें डर था। पहला चीज़ ये कि उन्हें इस चीज़ का डर था कि जो मुस्लिम डायनास्टीज़ थी, जो मुस्लिम डायनास्टीज़ थी, जो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही थी सदियों से, और इस चीज़ को लेके उन्हें डर था कि शायद जो मुस्लिम डायनास्टीज़ अब वो ख़त्म हो जाएँगी। एंड सेकंड बात ये कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एनकरेज करेंगे किसको, कन्वर्जन्स को। वो यहाँ पे मुसलमानों को चेंज करेंगे, वो यहाँ के उनका जो रिलीजन है उनको वो डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स देयर ओन रिलीजन, दैट इज़ दिस क्रिश्चियनिटी। एंड तीसरी बात कि जो और एक डर था मुस्लिमों को कि जो हमारे लॉज़ है, जो मुस्लिम लॉज़ होते हैं, लाइक जो शरिया होता है एंड जो प्रॉफिट की जो सेइंग्स होती है, उनको भी जो ब्रिटिशर्स से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। गो दैट मीन्स कि जो इंडियन सोसाइटी थी, यहाँ पे जो बहुत ग्रुप्स थे, उनको डर था। एक साइड से मतलब पॉजिटिव भी था एंड सेकंड साइड से क्या था, नेगेटिव भी था। अब जो मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो पेपर प्रिंट किए उन्होंने, मतलब जो पेपर थे इनके वो थे रिलीजियस, वो न्यूज़पेपर इन्होंने प्रिंट किए। एंड उसमें उन्होंने क्या किया, जो होली स्क्रिप्ट्स है एंड जो चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस, इन्होंने सस्ते जो पेपर है उन पे उन्होंने क्या, ये मतलब प्रिंट करना स्टार्ट किया। एंड उस पे उन्होंने होली स्क्रिप्ट्स लिखे, मतलब लोगों को अभी उजागर कर रहे थे अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा ऑफ दिस वेस्ट, अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा ऑफ दिस ब्रिटिश। बिकॉज इनको डर था कि जो ये ब्रिटिशर्स है, ये मुस्लिम का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके जो मतलब जो रिलीजन, जो उनका रिलीजन है, जो उनकी जो डायनास्टीज है, जो उनके लॉज है, जो उनके शरिया है, उनको वो चेंज करेंगे। अब थ्रू दीज लिथोग्राफिक प्रेसेस इन्होंने क्या किया, मदद किया लोगों को क्या करना, लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग द पॉलिसीज, रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स ऑफ दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात आई समझ में बेटा। अब और एक क्या हुआ, जो देवबंद था, देवबंद में क्या हुआ, देवबंद सेमिनरी जो है वो पब्लिश हुई कब, 1867 में पब्लिश हुई। अब इसमें क्या था, इसमें उन्होंने लोगों को बाज़ाब्ता इस्लामिक डॉक्ट्रिन पे उन्होंने उनको बताया कि जीना कैसे है,
खाना के मतलब हर एक जो इस्लाम में मतलब इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट, इस्लामिक लॉज़, रिलीजियस जो सारा मतलब सिस्टम है इस्लाम में, वो सारा इन्होंने क्या किया, बताया। जो जो देवबंद सेमिनरीज़ थी, जो 1867 में बनी, एंड उसमें उन्होंने क्या दिया, फतवा दिए। लोगों को खासकर जो उनकी मतलब रोज़मर्रा की लाइफ है, उसमें किस तरह से जिया जाएगा, उसमें किस तरह से खाएँगे, एंड जो हमारे रिलीजन के अलग-अलग जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको किस तरह से हम वो करेंगे, फॉलो करेंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे और एक बात ये कि जो 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी में जो बहुत से मुस्लिम सेक्ट्स थे, जो बहुत से मुस्लिम सेक्ट्स थे, उन्होंने इस प्रिंट का क्या किया, इस्तेमाल किया, एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउंटर अटैक किया। उन्होंने अटैक किया अपने अपोनेंट्स को, एंड जो अपोनेंट्स थे वो कौन थे, वो जो अपोनेंट्स थे, या वो ब्रिटिशर्स थे, या वो कोई और सेक्ट था, उनका अपना ही सेक्ट था। अब जो इसके अलावा जो अगेन हिंदूज थे, हिंदूज ने भी क्या किया, इसी तरह से उन्होंने प्रिंट किया, इसी तरह से उन्होंने मतलब इनकरेज किया इस प्रिंटिंग्स को लेके, रिगार्डिंग डिफरेंट टेक्स्ट्स और रिगार्डिंग डिफरेंट बुक्स। अब आई बात समझ बेटा, यहाँ तक मैंने कहा कि जो हिंदूज थे, हिंदूज ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने द फर्स्ट प्रिंट क्या उन्होंने किया, जो रामाचरित मानस था, ये तुलसी ने लिखी है। तुलसीदास जो था, जो तुलसीदास था, ये 16th सेंचुरी का एक परमानेंट, एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थी। ये बात भी आप याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रामचरित मानस है वो किसने लिखी है। तो आपका आंसर क्या होगा वहाँ पे, तुलसीदास ने लिखी है ये। लेकिन जब 1810 आया, 1810 में इसको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया इनटू बंगाली। 1810 में जो रामचरित मानस है, इसको क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया इनटू बंगाली, कोलकाता में। इसके बाद लेटर ऑन फिर हिंदुस्तान में भी बहुत सी जो प्रेसेस है, वो अब यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई, सेटअप हो गई। तो उनमें से एक प्रेस, उसका नाम था नवल किशोर प्रेस, जो लखनऊ में मतलब सेटअप हुई। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये भी आप क्या याद रखोगे। जो नवल किशोर प्रेस है वो लखनऊ में इस्टेब्लिश हो गई। इसके अलावा और एक प्रेस थी, उसका नाम था वेंकटेश्वरा प्रेस, जो मुंबई में मतलब सेटअप इस्टेब्लिश की गई। अब इन्होंने क्या किया, इन जो दोनों जो ये प्रेसेस थी, उन्होंने मार्केट जो था इंडियन मार्केट, उस इंडियन मार्केट में उन्होंने बहुत से जो वो लिथोग्राफिक एडिशंस था, उनको उन्होंने प्रिंट किया मार्केट्स में। एंड उसके बाद जो लिथोग्राफिक जो एडिशन था, वो बहुत ही चीप होते थे। उससे क्या होता था, उससे जो आइडियाज होते थे वो सर्कुलेट हो रहे थे फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया तक। वो उनके जो आइडियोलॉजीज है वो सर्कुलेट हो रही थी। एंड इससे भी हम ये कह सकते हैं कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, वो इंक्रीज हो रहा था। या हम इस तरह कहेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दीज प्रेसेस, और विद द हेल्प ऑफ दीज इंटेलेक्चुअल्स, या विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स, इससे क्या होता था, इससे जो आइडियोलॉजी थी नेशनलिज्म की, वो बढ़ रही थी पूरे इंडिया में। अब इससे क्या हुआ, जो ये तमाम मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे जो रिलीजियस टेक्स्ट्स है, या जो बाकी बुक्स है, वो उनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। वो उससे क्या हुआ, उससे जो डेबिट्स थे इनके, या जो बहुत ज़्यादा वो डिस्कशंस थे, उनमें मतलब बहुत से इश्यूज पे अब वो आने लगे। जो इनके डेबिट्स थे, या जो उनके मतलब डिस्कशंस थे, उनमें इनकरेजमेंट आया। एंड उनमें हम अब उनमें अब हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत से इश्यूज आए। अब वो खाली मतलब जो रिलीजन तक ही कन्फाइन नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये खाली अब रिलीजन तक ही कन्फाइन नहीं रहा जो उनका डिबेट था। अब रिलीजन से बाहर जो चीज़ें थी, जो रिलीजन से बाहर की जो चीज़ें थी, लाइक जो इंडिया, मैंने आपको पहले कहा कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वैरायटी ऑफ आपको कल्चर्स मिलेंगे, आपको ट्रेडिशंस मिलेंगे, आपको कस्टम्स मिलेंगे, आपको लैंग्वेज मिलेंगी, आपको तरह तरह के जो मतलब फेस्टिवल्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट ओकेजन्स मिलेंगे। तो अब उन सबको लेके अब क्या उठने लगा, एक बहस उठने लगा। क्योंकि जो
ब्रिटिशर्स थे वो इंटरफियर कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करना चाहते थे, वो इस जो हिंदुस्तान में एक जो ये मल्टी डायमेंशनल कंट्री थी, इंडिया इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कंट्री। जो ये मल्टी डायमेंशनलिज़्म था इंडिया में, उसको ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, टोटली ख़त्म करना चाहते थे। वो यहाँ पे सिंगल सिस्टम लाना चाहते थे, मतलब वो ऐसा सिस्टम था कि जो उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो सारा। बात आई समझ में? इसके बाद क्या हुआ, ये प्रिंट था, जो ये सारा प्रिंट था, इसने जनरेट किया, इसने लोगों को मदद किया। लोग एक दूसरे के बहुत ही करीब आए। एंड इन जो ये मतलब पेपर्स थे, उनने क्या किया, इन न्यूज़पेपर्स ने फिर न्यूज़ को सर्कुलेट किया बाकी बाकी जगहों पे। विद दिस, इससे क्या हुआ, जो ये मतलब डिफरेंट तरह के ऑब्स्टिकल्स थे, चाहे वो इंडियन थे, चाहे वो मतलब चाहे वो ब्रिटिश की तरफ से ऑब्स्टिकल्स थे, उनको रिमूव करने के लिए जो न्यूज़पेपर था, इसने एक परमानेंट, इसने एक क्या कहेंगे हम, एक ऑथेंटिक सोर्स बना ये, या एक स्टांच या मीलस्टोन बनी ये। इसकी बदौलत जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव हुई इंडियन सोसाइटी में। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा।